हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 9 सितंबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वो रहेगी अफगानिस्तान को मेन फोकस में रखते हुए अभी इंडियन जो टॉप लीडर्स हैं उन्होंने यूएसए की तरफ से आए हुए CIA के चीफ बर्न्स के साथ में बातचीत की और रशिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी अभी दिल्ली में ही विजिट पे थे। तो आप देखो, एक तरफ यूएसए की तरफ से और दूसरी तरफ रशियन रिप्रेजेंटेटिव अभी इंडिया में दोनों एक साथ थे। कल बातचीत हुई है, वो बातें देखेंगे क्या बात हुई है। इसके अलावा MSP हाइक अभी मिला है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उसके लिए देखो ऑयल सीड, दाल, इनको तो देखो बूस्ट अच्छा मिला है, जबकि वीट की जो MSP रिवाइज हुई है ना उसमें केवल और केवल एक मार्जिनल इंक्रीमेंट देखा गया है, दैट इज़ 2.03% एज कम्पेयर टू प्रीवियस MSP जो भी थी अब उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो दो ये मुद्दे फ्रंट पेज पे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही है C-295। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी, प्लान क्या क्लियर कर दिया इस चीज़ को कि C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो हैं वो अब इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। जानेंगे इसकी डिटेल। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ ये वाली देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SK मिश्रा के टेन्योर को एक्सटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई। ED के डायरेक्टर के तौर पे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर के तौर पे SK मिश्रा जी अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे देखो एक आर्टिकल तो है द गवर्नमेंट ऑफ तालिबान, इसमें थोड़ा सा एक बार नज़र डालेंगे। वैसे तो मुद्दा आपको पता है मोर और लेस, बाकी एक ये वाला आर्टिकल पूरा डिटेल में देखेंगे जहाँ श्रीलंका में फूड एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। इसके पहले भी क्या हुआ है वो जानेंगे, अभी ऐसी सिचुएशन क्या हुई वो भी जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे एक तो न्यूज़ देखेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में, दूसरा देखेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस दी हैं पंजाब नेशनल बैंक के MD की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एक हम देखेंगे यूको बैंक को देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला जो प्रोविज़न है उससे बाहर निकाल दिया गया है, जानेंगे इसको। एक ये देखेंगे NCLT ने देखो NCLT के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है और इसमें ये कहा जा रहा है कि देवास मल्टीमीडिया को वाइंड अप कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए इसको। तो इस मुद्दे को डिटेल में जानेंगे। इसके आगे आपके लिए एक छोटी सी टास्क है, दैट इज़ अबाउट भरतनाट्यम। ये क्लासिकल डांसेज हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और कलारीपयट्टू, ये दोनों जो आप कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके बारे में आप एक बार ज़रूर से देखोगे। अगर नितिन सिंघानिया आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल करके और भरतनाट्यम और कलारीपयट्टू इनके बारे में एक बार ज़रूर पढ़ोगे। ठीक है, अब देखते हैं न्यूज़ को डिटेल में। फर्स्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं CIA के चीफ बर्न्स इंडिया में हैं और इसी के साथ साथ में रशियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी देखो इंडिया में हैं, इंडिया में थे, मतलब इनकी बातचीत हुई है। हमारे जो टॉप लीडर्स हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर आ गए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आ गए और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ गए, उनसे बातचीत का सेंटर जो रहा वो अफगानिस्तान में सिचुएशन और उसके चलते जो रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के जो भी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं उनको लेकर के बातचीत हुई है, जिसमें एक तरफ तो रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे तो दूसरी तरफ रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिनका नाम निकोले पत्रुशेव, ठीक है, और दूसरी तरफ आप देखोगे CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी USA की, उसके चीफ विलियम J बर्न्स, उनसे भी बातचीत हुई। मुद्दा क्या था वो आपको पता है ही। इसके अलावा आप देख सकते हो कि अभी फोकस इस चीज़ पे है कि जैसे अभी 2 मीटिंग्स होने वाली हैं इस आने वाले 10 दिन में। जैसे आज शुरू हो गई है ब्रिक्स की एक, तो जिसको इंडिया होस्ट कर रहा है, और एक है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मीटिंग होगी 16 सितंबर से शुरू। तो ऐसे में इन दोनों पर भी देखो पार्टिसिपेशन तो रशिया और इंडिया का तो है ही, इधर भी SCO में भी रशिया इंडिया का पार्टिसिपेशन रहेगा, पर हाँ इनके अंदर एक और मेंबर और आ जाएगा, वो है चाइना। तो उनसे भी देखो बातचीत तो रहेगी। वैसे तो हमें पता है कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो कुछ ये कि तालिबान अगर अपनी कही हुई बातों पे सही तरीके से काम करता है तो ऐसे में फिर जो भी काम आगे बढ़ के हो तो तालिबान बेस्ड जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर रिकग्निशन मिलना चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता ही है कि रशिया की एंगेजमेंट लगातार बढ़ती चली जा रही है, और रशिया की एंगेजमेंट इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी इशू मेन है वहाँ पर, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के। ठीक है, तो मेन चीज़ वही घूम फिर के बार बार आ रही है, कुछ नया है नहीं। इसके आगे अगर देखें तो MSP से रिलेटेड एक आर्टिकल है, वो देखते हैं।
देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की अगर बात करें, ऑयल सीड और दालों के लिए तो बूस्ट दिया गया है। वीट को पिछले 12 सालों में सबसे कम बूस्ट मिला है। ठीक है, सबसे पहले टेबल देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए। वीट में 2.03% राइज हुआ है अगर एमएसपी की बात करें। इसी के कंपैरिजन में अगर आप रेपसीड या मस्टर्ड की बात करो तो 8.6% सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मसूर की जो दाल है उसमें भी, ग्राम है जो चना होता है उसमें भी आप देख सकते हो, सेफ्लोर है उसमें भी 2.16। गेहूं में सबसे कम इंक्रीमेंट देखा गया है एमएसपी का। जो 2021-22 की प्राइसेस थी ना, उसके कंपैरिजन में 2022-23 के लिए होता क्या है आपको पता ही है। एमएसपी डिक्लेयर कब की जाती है? जब भी कोई भी सोइंग सीजन आती है। अब जैसे खरीफ सीजन का एंड चल रहा है, अब हार्वेस्टिंग हो जाएगी, कटाई हो जाएगी। अब खरीफ सीजन की कटाई हो उससे पहले ही अभी डिक्लेयर कर दिया है रबी की आने वाली सीजन। अब रबी की सीजन है वो पक करके कब तैयार हो जाएगी? मार्च अप्रैल 2022-23 में। ठीक है, तो 2022 में जो कुछ भी प्रोक्योरमेंट होगा, नई जो रबी की फसल कट के आ जाएगी मार्केट में, उसके लिए ये प्राइसेस डिक्लेयर की गई हैं पर क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, बेसिकली रबी की इस क्रॉपिंग से रिलेटेड ये जो एमएसपी डिक्लेयर की गई है, इसको देखो फाइनल अप्रूवल किसने दिया है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और अभी प्राइम मिनिस्टर आपको पता है नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और ये जो अप्रूवल है ये रबी मार्केटिंग सीजन, जिसको आरएमएस भी बोला जाता है, वो 2022-23 का रहेगा। मार्केटिंग सीजन की बात हो रही है, क्योंकि अगर सोइंग की बात करें तो सोइंग तो आपको पता ही है कि अभी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में होना शुरू हो जाएगी रबी की जो भी सीज़न है रबी की फसल का। फिर उसके बाद में इसकी कटाई, हार्वेस्टिंग हो जाएगी मार्च अप्रैल में 2022-23 में। तो 2022-23 में तो मार्केट में पहुंचेगा ये प्रोडक्ट, उसी की प्राइसेस पहले डिक्लेयर कर दी जाती है। तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एमएसपी है ना, वो सोइंग सीजन से पहले ही, मतलब जब बुआई हो उसके पहले ही डिक्लेयर कर दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके आगे अगर देखें, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में आपको पता है फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये तीनों ऐसे रीजन्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोक्योरमेंट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऐसे में पिछले अगर 12 सालों की बात करें ना, तो अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो रबी की सीज़न में गेहूं के लिए जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है उसका आप इंक्रीमेंट लेवल देखो। 2018-19 में हुआ था 6.05, 2019-20 में हुआ था 4.62, और अभी आप देख सकते हो 2020-21 में 2.60, और अब की बार आप देख सकते हो 2.03 के लगभग, मतलब और भी कम हो गया है इंक्रीमेंट। ठीक है, और 2021-22 का जो ये मार्केटिंग सीजन क्या है ना रबी का, ठीक है, अभी जो चल रहा है, अभी जो गेहूं है मार्केट में वो कौन सी सीजन के हैं? मार्च अप्रैल 2021 में जिनकी कटाई हुई थी वो। ठीक है, तो इसमें आप देखो पंजाब से वीट का प्रोक्योरमेंट जो हुआ ना वो 132 लाख मेट्रिक टन का हुआ। हरियाणा से हुआ 84.93 लाख मेट्रिक टन। सिमिलरली यूपी से 86 लाख मेट्रिक टन। तो ओवरऑल देखोगे ना तो पूरा जो प्रोक्योरमेंट वीट का हुआ, गेहूं का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, तो उसका फिगर है दैट इज अराउंड 433.32, और उसका 50% से ज़्यादा तो केवल और केवल पंजाब और हरियाणा से ही आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी कितने फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट ऑलरेडी कर ही रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि मस्टर्ड या फिर मस्टर्ड छोड़ो, ऑयल सीड और पल्सेस की जो आप कह सकते हो कि प्राइस राइज या फिर एमएसपी को राइज इतना ज़्यादा क्यों किया गया है, उसके पीछे देखो हम बहुत सारे आर्टिकल्स देख चुके हैं कि वीट, राइस और शुगर केन, ये तीन ऐसी क्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव हैं और इन्हीं पे बेस्ड ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इंडिया में है। तो इनको प्रमोट करने में एमएसपी का बहुत बड़ा रोल है। तो इनको तो प्रमोशन कम मिले तो इसके लिए एमएसपी इनका तो कम कर दिया गया, और एग्रीकल्चर पैटर्न को थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए ऑयल सीड और पल्सेस हैं उनके प्राइसेस को राइज किया गया है। इसीलिए ये एमएसपी फेवर है ऑयल सीड और पल्सेस में और कोर्स सीरियल्स में। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो सिस्टम है पूरे में डिमांड अपने आप बननी शुरू होगी, और वही है कि हाँ जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है खाने पीने की, जो हम चीज़ें हमारा फूड स्टफ है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी राइज करना है। तो फूड डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन से कोरिलेटेड होती है। और इसके बारे में सुबह हमने एडिटोरियल पे आर्टिकल भी देखा था, द फ्यूचर ऑफ फूड समथिंग, राइट। इस तरीके से अभी आपने देखा ऑयल सीड को, और या फिर डोमेस्टिकली जो एडिबल ऑयल है उसके प्रोडक्शन को राइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जिसमें ऑयल पाम पे मेन फोकस किया जा रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में जो ये
आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वहाँ पर इस तरीके का ऑयल पाम के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए काम करना है। तो ये जो मिशन प्रोग्राम है ये देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करेगी स्टेट्स की, बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। इससे क्या हो जाएगा कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें एडिबल ऑयल्स की, और इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकें। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखो C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स की डील को क्लियरेंस दे दी है कि इंडियन एयरफोर्स में हम इनको इंडक्ट करेंगे, और अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। इसमें देखो 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जो कि एयरबस कंपनी से परचेज किए जाएंगे। अब परचेज तो क्या किए जाएंगे, आगे पूरा प्रोसेस रहेगा। क्या होगा इस डील में, जो परचेज होगा दैट इज ऑफ C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये मॉडल है। ओके, और एक्सपेक्टेशन ये है कि इसमें टोटल कॉस्टिंग कितनी होगी, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की। अब 56 जो ये एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे ना, इनमें से 16 तो देखो आने वाले 48 मंथ्स में आ जाएंगे। जैसे ही एग्रीमेंट फाइनलाइज होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल तो गवर्नमेंट ने दे दिया। अब बात यह है कि अब बातचीत होगी, जो प्राइस है वो सेट की जाएगी। फिर जैसे ही एग्रीमेंट साइन होगा तो आने वाले 2 साल के अंदर, आने वाले 4 साल के अंदर, 48 मंथ्स का मतलब हो गया लगभग 12 तो मतलब हो गया, आप जानते हो 12 4 जा 48, तो इस तरीके से 4 साल का हो गया। तो 4 साल के अंदर अंदर 16 हेलीकॉप्टर, 16 ये जो प्लेन्स हैं वो तो हम स्पेन से एज इट इज़ खरीद लेंगे। फिर बचे हुए 40 जो होंगे ना, वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और इसमें एक कंसोर्टियम लीड करेगा, वो है टाटा ग्रुप। आने वाले 10 सालों के अंदर ये काम होगा। ठीक है, टाटा ग्रुप लीड करेगा। जो 40 एयरक्राफ्ट्स हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे C-295 MW जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनके लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में पहली इस तरीके की डील है हमारे कंट्री में, जिसमें एयरक्राफ्ट जो है वो इंस्टॉल होंगे ना, तो उनमें ज़्यादातर जो इक्विपमेंट्स है, ज़्यादातर क्या कि आप देखो ऑलमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो सारा का सारा इंडिजीनस है। दैट मीन्स आप देखोगे सारा का सारा जो लड़ाई के टाइम पे जितने भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंडिजीनस हो गए, इंडिया में प्रोड्यूस हुए होंगे। ठीक है, C-295 MW ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्ट का मतलब माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो 5 से 10 टन कैपेसिटी है इसकी, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी मटेरियल को लेके जाना है। इसमें कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। साथ में ये जो C-295 MW है ये रिप्लेस करेगा किसको, जो ऑलरेडी एयरफोर्स के पास में है, एवरो एयरक्राफ्ट। ठीक है, उसको रिप्लेस करेगा। राइट, इसमें आप देख सकते हो रियर रैंप डोर भी है, जिसमें कि क्विक रिएक्शन दिया जा सके। आप देखते हो कि जब भी कोई प्लेन होता है ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, मिलिट्री में या फिर एयरफोर्स में काम होता है, तो उसमें बैक से एक रैंप निकलता है जिससे कि क्विकली रिस्पॉन्ड दिया जा सके, कोई भी अगर एक्शन लेना हो। कभी आपने देखा हो पैराग्लाइडिंग करते हुए जो प्रैक्टिसेस की जाती है, वीडियोस बहुत पड़े हैं यूट्यूब पे, तो उसमें वो उसी बैक रैंप से ही लॉन्च किए जाते हैं जो भी इक्विपमेंट्स हैं। अचानक से अगर कहीं पे कहते हैं ना कि हाँ एयर स्ट्राइक करनी हो या फिर ऊपर से नीचे उतरना हो, ठीक है, पैरा ड्रॉपिंग बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग हो गया मेरा नाम से, पैरा ड्रॉपिंग किया जाता है ट्रूप्स को, कि ऊपर से एकदम प्लेन से नीचे जंप कराया जाता है, तो बैक रैंप ही होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अच्छा, अब ये जो कंपनी है इसका नाम है एयरबस। ठीक है, और ये एयरबस और स्पेस SA ये 2 कंपनियां हैं, दोनों मिलकर के तैयार कर रही हैं। और कहाँ की है ये, स्पेन। तो ये डील कहाँ से हो रही है, स्पेन के साथ में। और ये जो एवरो एयरक्राफ्ट है ना, ये ब्रिटिश ओरिजिन का ट्विन इंजन टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट है, जिसकी कैपेसिटी है 6 टन फ्रीट। ओके, अब इसको रिप्लेस कर देगा ये जो नया सिस्टम, नया जो एयरक्राफ्ट लिया जा रहा है C-295 MW। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेन मुद्दा था, वो हमने देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने देखो इस चीज़ को अपहोल्ड किया है, मतलब इस चीज़ को स्वीकार किया है कि SK मिश्रा ये कंटिन्यू कर सकते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर के तौर पे। देखो ये जो अपॉइंटमेंट्स है ना एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर की, ये होती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003, और इसमें ये लिखा है कि जो भी इस डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट होगा वो कम से कम मिनिमम उसका पीरियड टेन्योर कितना होगा, 2 साल। तो मिनिमम का मतलब ये होता है कि कम से कम 2 साल तो होंगे ही, ज़्यादा कितना भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे में इनके टेन्योर को, जो SK मिश्रा जी हैं, इनके टेन्योर को 2 साल हो गए,
तो बोले इसका इनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून के बेसिस पे कोई इंटरप्रिटेशन में कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार एक काम करो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लेना यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि क्वेश्चन आपके बेसिक क्लियर हो जाए कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है, कौन कौन से केसेस को ये टैकल करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है देखो, एक्सप्लेन पेज पे हम आ गए हैं। इसमें बताया परफेक्ट स्टॉर्म दैट हैज़ लेड श्रीलंका टू नेशनल फूड इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए पुश कर दिया। नेशनल फूड इमरजेंसी डिक्लेयर करना ये अपने आप में थोड़ा आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट श्रीलंका में ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। देखो, श्रीलंकन पार्लियामेंट ने मंडे को इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया है कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि अभी जो प्राइसेस हैं खाने की, फूड स्टफ़ की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो फूड माफियाज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा असेंशियल कमोडिटीज़ की होर्डिंग की है, मतलब ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने बहुत सारा स्टॉक जो है छुपा लिया है, इकट्ठा कर लिया है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक इन्फ्लेशन का जो माहौल है उसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। अब ऑपोजिशन है वहाँ की, वो तो ये कहते हैं कि आप अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रहे हो, कि सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। और अथॉरिटेरियनिज्म मतलब जो चाइना में जिस तरीके का सिस्टम है, बोलो उस तरीके के सिस्टम को आप यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हो। तो श्रीलंका में ये क्राइसिस आया कैसे, इसके पीछे आप देखो मुद्दा क्या है। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो है श्रीलंका में डेट क्राइसिस, कि अभी कर्जा श्रीलंका पर लगातार बढ़ रहा है। और दूसरा, कर्जा चुकाने के लिए जो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है वो भी श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास में इतनी ज़्यादा है नहीं। और तीसरा मुद्दा हो गया इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सबसे पहले तो डेट की अगर बात करें तो फॉरेन डेट बर्डन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और श्रीलंका के पास में इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जितना कि वो अपना कर्जा चुका सके। आप देखो, टूरिज्म इंडस्ट्री एक श्रीलंका की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। पर आपको पता है 2019 में ईस्टर अटैक हुआ था। एक मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लड़ाकों ने, जो आईएसआईएस जो था, उसी के लोगों ने वहाँ पर ईस्टर के टाइम पे चर्च में अटैक कर दिया था। तो इसकी वजह से एक तो इनसिक्योरिटी, दूसरी आपको पता है कि पेंडेमिक की वजह से सारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई। तो ऐसे में फॉरेन एक्सचेंज जहाँ से आता था वो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके अलावा टी की बात कर लो या गारमेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करो, उसको उनके हाल भी देखो पेंडेमिक ने बहुत बुरे कर दिए। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे श्रीलंकन जो सिस्टम है वो डिपेंडेंट है। फिर बात आ जाती है पैसा आने के तरीके, वो है रेमिटेंस। रेमिटेंस देखो 2020 में थोड़ा सा राइज हुआ था, पर वही बात है कि श्रीलंका अपने क्राइसिस से बाहर निकले इतना भी ज़्यादा रेमिटेंस नहीं आया। आज गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के पास में देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज है लगभग 2.7 बिलियन डॉलर्स, जबकि उनको कर्जे का ब्याज देना होता है, मतलब कर्जा जो चुकाना है ना एनुअली, वो आ जाता है 4 बिलियन डॉलर। मतलब जितना पॉकेट में पैसा है उससे ज़्यादा तो उनको रिटर्न करना होता है पैसा। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, करेंसी स्वैप सिस्टम के बारे में सोचा कि कैसे भी करके दूसरे जो कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इन कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट किया। इंडिया के साथ में देखो 400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया, पर वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हुआ है। इंडिया की तरफ से कोई हेल्प वहाँ पे नहीं गई है। दूसरी तरफ श्रीलंका के साथ में भी 1.5 बिलियन डॉलर की श्रीलंका जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर की जो करेंसी है वो करेंसी स्वैप के बेसिस पे चाइना से रिसीव कर चुका है। और इसके अलावा बांग्लादेश से भी लगभग 250 मिलियन का लोन स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 550 मिलियन का जो लोन है वो मिल चुका है। करेंसी स्वैप में सिंपल सा तरीका क्या होता है कि आप श्रीलंका को ज़रूरत किस चीज़ की है, डॉलर्स की। अब श्रीलंका उनको अपना रुपया दे देगा, श्रीलंकन रुपी। अब श्रीलंकन रुपया जो है वो रख लेगा कौन, चाइना या फिर जो भी जिस भी कंट्री से करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट हुआ है। अब श्रीलंका से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होगी तब तो वो रुपया काम में आ सकता है। अब जैसे ही श्रीलंका के पास में जिस दिन कैपेसिटी तैयार हो जाएगी उस दिन ये श्रीलंकन रुपया रिटर्न कर दिया जाएगा, और श्रीलंका की गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डॉलर्स उधार लिए थे वो रिटर्न कर देगा। तो एक तरीके से करेंसी के बदले करेंसी गिरवी रखी जाती है, मॉर्गेज की जाती है, और इसके बेसिस पे फिर ये काम चलते रहता है। देखो, इंडिया ने भी अभी जापान के साथ में हमने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर जो लोकल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल कोलैप्स हो रखी है। फिर बात आ जाती है कि श्रीलंका बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट करता है। अब वो इंपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है, तो वो कहाँ से मंगाएगा। इनमें देखो एडिबल ऑयल है, टर्मरिक है, या टूथ ब्रशेज़ हैं। इवन टूथ ब्रशेज़ भी श्रीलंका में इंपोर्ट होती है, ठीक है। तो ये असेंशियल
जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो और आप देखते हो पेंडेमिक के टाइम पे हर एक इकोनॉमी बिल्कुल रुक गई थी, ब्रेक सा लग गया था। तो उस केस में फिर क्या किया गया वहाँ की गवर्नमेंट्स के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर बना था कि आरबीआई को बोला जाए, जिसको डेट मोनेटाइजेशन बोला जाता है, कि नए नोट प्रिंट कर दें। और श्रीलंकन सेंट्रल बैंक ने 800 बिलियन रुपीस के नए नोट प्रिंट कर दिए। अब आप देखो कि मार्केट में इकोनॉमिकल क्राइसिस था, रुकी हुई थी इकोनॉमी, तब तो इन्होंने मार्केट में पैसा फेंक दिया कि इकोनॉमी थोड़ा बढ़ेगी। पर ये क्राइसिस बढ़ जाता है पिछले 18 महीनों में, कि जब अचानक से मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि पैसा बहुत घूमने लग गया, और जो सप्लाई साइड थी वो बढ़ी नहीं। तो आपको पता ही है, सप्लाई डाउन, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा, दैट मीन्स डिमांड ज़्यादा, तो इन्फ्लेशन आसमान छूने लग गई और इसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी होगी श्रीलंकन गवर्नमेंट की। अब आप देखो कि जब एक कोई भी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट ज़्यादा होने लग जाती है तो उस करेंसी की वैल्यू है ना, वो भी डाउन होती है। अब वो करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट करते हैं और करेंसी की वैल्यू अगर डाउन है तो महंगा पड़ना शुरू हो जाता है इंपोर्ट। अब आप देखो, कर्जा पहले था, फॉरेक्स रिजर्व पहले से डिलैबिडेटेड कंडीशन में था और इन्फ्लेशन और बढ़ गई, तो ऐसे में बर्बादी बर्बादी और बर्बादी। तो इस तरीके से क्या हो गया, अल्टीमेटली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस में सेक्शन 2 है, उसके तहत स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिसमें प्रेसिडेंट को एम्पावर किया हुआ है कि 2 सिचुएशन में वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में देखा जाए और साथ में पब्लिक ऑर्डर को प्रिजर्व करने की बात हो। दूसरा, सप्लाईज को मेंटेन करने में कहीं प्रॉब्लम आए, सप्लाईज को चाहे गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की, जिससे कि जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, तब ये डिक्लेयर किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए गोटाबाया राजपक्षे की सरकार ने ये इमरजेंसी वहाँ पर डिक्लेयर कर दी। तो ये 30 अगस्त 2021 को ये डिक्लेरेशन हुआ था। उसके बाद में वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो प्रोटेस्ट है वो भी राइज हो रहा है। पर वही बात है कि श्रीलंका में इस तरीके की इमरजेंसी है ना, वो कोई पहली बार नहीं लग रही है, पहले भी लग चुकी है। एक तो देखो इमरजेंसी की बात है, ये तो फूड इमरजेंसी है, पर एक नॉर्मल जो इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी होती है उस तरीके का प्रोविज़न जब लिट्टे थे ना, लिट्टे ग्रुप जो कि तमिल कम्युनिटी के जो लोग थे, जो अपनी तरफ से लगातार श्रीलंका में अपनी ऑटोनॉमी के लिए बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने अपनी तरफ से हथियार उठा रखे थे। तो उस टाइम पर भी लगभग 3 दशक तक इमरजेंसी रही थी। और फिर लिट्टे जब 2011 में ख़त्म होता है ना, तब जा कर के यहाँ पर इमरजेंसी हटती है। फिर आपको पता है कि एंटी मुस्लिम राइट्स शुरू हो जाते हैं श्रीलंका में 2018 में, जब ईस्टर जो अटैक हुआ था उसके रिजल्ट के तौर पे, क्योंकि मुस्लिम्स के अगेंस्ट में राइट्स होते हैं, दंगे होने शुरू होते हैं, और उसी का जवाब देने के लिए आईएसआईएस ने अटैक करवा दिया ईस्टर के टाइम पे चर्च में। तो ऐसे में फिर और इमरजेंसी लगने लग जाती है। तो इमरजेंसी कोई नई चीज़ नहीं है श्रीलंका के लिए। इसके अलावा अगर फूड क्राइसिस की बात करें तो 1970s के टाइम पे जब वहाँ पर श्री मावो भंडार नायके की गवर्नमेंट चलती थी श्रीलंका में, तो उन्होंने यहाँ पर सोशलिज्म का पैटर्न अडॉप्ट करने की बात की थी। सोशलिज्म का मतलब आपको पता ही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तो आप बिल्कुल कोलैप्स कर दोगे, ख़त्म करोगे, या बिल्कुल उसको कोऑपरेट नहीं करोगे, जबकि हर एक चीज़ में जो रोल है वो रहेगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर एक चीज़ पे टेक ओवर करना शुरू किया, क्योंकि ये वही टाइम था जब यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इंडिया में भी हमने सोशलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा पुश किया था, जब बैंकों का नेशनलाइजेशन या जितने भी फैक्ट्रीज थे उनको नेशनलाइज करना शुरू कर दिया था। तो उस पॉइंट पे ही यहाँ पर सोशलिज्म राइज हुआ था, और रिजल्ट ये रहा था कि अचानक से वहाँ पर इतना बुरा क्राइसिस देखने को मिला कि बाहर से जो शिप्स आते थे ना, जिनमें राइस, शुगर, केरोसिन, फ्लोर, दाल ये आती थी, और लंबी लंबी लाइनें लगती थी जैसे राशन की दुकान पे लगती हो, है ना। और फिर वो जैसे ही इसको एक कोटेशन भी दे दिया गया था, कोट भी दे दिया था, शिप टू माउथ इकोनॉमी, कि जब शिप आएगा तभी लोगों के मुंह में खाना जाएगा। तो ये सिचुएशन बोला पहले ऑलरेडी देखी हुई है, और श्रीलंका में जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये ज़रूर इस टाइम को याद कर रहे होंगे आज के टाइम पे, जब ये फूड क्राइसिस के चलते इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ये है पूरा मुद्दा। आगे चलते हैं। अब देखो, तालिबान की सरकार तो बन गई है, अब इसमें कौन कौन क्या है उसमें थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू लें। तो सबसे पहली चीज़ तो है द स्टैम्प ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑल ओवर इट। पाकिस्तान की पकड़ पूरी है, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जो है, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनमें मेन लीडर्स को यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनको पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट पोजीशन दे दी गई है। हक्कानीज है वो बिगेस्ट गेनर है इस पॉलिटिकल पूरे सिस्टम के अंदर। इसके अलावा तालिबान की अगर बात करें तो ओल्ड गार्ड्स हैं वो अभी भी लगातार बने हुए हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया, मुल्ला मोहम्मद हसन
अखुंद को, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले से ही अपने कैंपेन चला रखे थे 2001 में जब इनकी सरकार गई थी ना तब। इसी के अलावा मुल्ला बरादर, इनको भी देखो साइड में कर दिया है। नाम जो मेन लीडर था ना, जो अब हम पढ़ रहे थे न्यूज़, उसमें नाम आ रहा था मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इसको तो देखो साइड में कर दिया और प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया? अखुंद। इसी तरीके से कोई इंक्लूसिविटी देखने को नहीं मिल रही है क्योंकि एक भी वुमेन नहीं है इस सरकार के अंदर, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और ये जो अपॉइंट हुए हैं उनकी पावर्स को बहुत डाइल्यूट किया है। मतलब मेन जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, उन्हीं के हाथ में पावर है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास में देखो पोटेंशियल कॉन्टैक्ट जो था, अभी हमने देखा कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, इंडिया के साथ में पाकिस्तान से के साथ में हम हमारी ट्रेड एंगेजमेंट कंटिन्यू रखेंगे। ये बात जिस बंदे ने बोली थी ना, वो बंदा कतर में डिप्लॉयड था, जो तालिबान का कतर में दोहा में डिप्लॉयड ग्रुप था ना, उसका लीडर जिसका नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्तनेक्जाई। पर उस बंदे को आप क्या करोगे? डिमांड तो ये थी, सोच तो ये थी इंडिया की कि वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बन जाएगा, पर उस बंदे को डेप्यूटी फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बना दिया, जो कि पिछले टेन्योर के टाइम पे भी यही पोस्ट थी उसके पास में। तो इंडिया की पकड़ है, तो एक पॉइंट बन रहा था वो भी वीक हो गया। इसके अलावा जो पहले से सिस्टम चलता आ रहा था उसी को रिपीट मोर और लेस किया जा रहा है। इसके आगे जो हक्कानी नेटवर्क है वो आपको पता ही है, लगातार अपनी पकड़ बनाने में सक्सेसफुल रहा है। और मेन जो 3-4 बंदे हैं हक्कानी, ये हक्कानीज हैं, और इन्हीं के वजह से इनको नेटवर्क बना दिया गया। नेटवर्क वर्ड इसलिए बोला गया कि ये हक्कानीज है ना, वो अलग अलग एरिया में रह करके अपनी सरकारें चला रहे थे, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे। एक तरफ तो यहाँ पे अशरफ गनी की और हामिद करजई की सरकारें चल रही थी, और दूसरी तरफ हक्कानीज जो थे वो अपनी अलग ही सरकार चला रहे थे, जिसमें मेन लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी। उसको इंटीरियर मिनिस्टर भी डिक्लेयर कर दिया है, और इसने इस मिनिस्ट्री के बेसिस पे डिक्लेयर भी कर दिया है कि एंटी पाकिस्तानी जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको बंद करो, ये बोल दिया इसने। क्योंकि हक्कानीज को जो इंस्टॉल करने का मेन काम है वो पाकिस्तान का ही था। अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये डीप रूट्स में काम कर रहा था, अलग अलग एरियाज़ में टैक्स लेना, वहाँ पे पूरे सिस्टम को मैनेज करना, और बाकी स्मगलिंग भी बहुत की है इन्होंने, ठीक है। जो गोल्डन क्रिसेंट वाला मुद्दा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की, जहाँ पर इलीगल वे में ड्रग्स का लेन देन होता रहता है। आप देख सकते हो हक्कानीज़ हैं, इनके अलावा भी जो अलकायदा है या ISIS का लिंक है वो भी कम नहीं है वहाँ पर। देखो मुद्दा तो ये है कि प्रॉब्लम तो होगी, इसमें डाउट नहीं है, पर वही चीज़ है कि वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन इसीलिए बोली थी हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कि अभी हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, देखेंगे रीजनल जो भी पावर्स उनके साथ में एंगेजमेंट हो और सबके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, उसी में सही रहेगा काम। आगे चलते हैं। फिर देखो इकोनॉमी पेज पे छोटी छोटी न्यूज़ है, उनमें देखें कि एक तो क्या है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है हमारे यहाँ पर। दूसरा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सपोर्ट देना है, तो उसके लिए अभी 10,683 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है। कैबिनेट ने अप्रूवल इसको दे दिया है। इसमें देखा जाएगा, एक तो मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं, जो हाथों से कताई करके जो फाइबर तैयार किया जाता है वो टेक्सटाइल का। दूसरा टेक्निकल टेक्सटाइल जो मशीन से तैयार होते हैं, और एक गारमेंट। इन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, और 13 सेक्टर्स डिफरेंट उनको लगभग सपोर्ट प्रोवाइड करने का मेन काम है, ठीक है। अब आप देखो कि 2/3 अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो वो टेक्सटाइल की अगर बात करें तो उसमें मैन मेड और टेक्निकल टेक्सटाइल ही ज़्यादा आता है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में ये सपोर्ट दिया जा रहा है। इसमें देखो MSMEs को सपोर्ट भी मिलेगा, और साथ में ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है टेक्सटाइल, है ना, तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट रहने वाला है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इसके अलावा बैंक बोर्ड ब्यूरो, इनके द्वारा वेंसडे को अतुल कुमार गोयल का नाम रेकमेंड कर दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये एक क्वेश्चन है, अगर बैंकिंग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये काम आ जाएगा। फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये देखो RBI के द्वारा ये एक रेगुलेशन है, या फिर आप कह सकते हो कि ये फ्रेमवर्क है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बैंक अगर RBI के द्वारा जो निर्धारित जो फिक्स्ड रेगुलेशंस है उनको अगर प्रॉपर्ली नहीं मानता है, तो उन लोगों को उन बैंकों को क्या कर दिया जाता है कि उनको डाल दिया जाता है फिर RBI की इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में। तो उसमें देखो यूको बैंक था, अब उसको रिलीज़ कर दिया गया है। वजह क्योंकि बैंक ने क्या है अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है, जिसमें मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल
और जो नेट एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, या जो लेवरेज रेशियोज है, मतलब ओवरऑल जो लाइबिलिटी है बैंक की, उसको मैनेज करने में बैंक पीछे नहीं हटा, इसलिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से उसको विड्रॉ कर लिया है। तो ये बात बताई जा रही है। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट एनसीएलटी ने, देखो जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, उसने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात को कंटिन्यू रखा, अपहेल्ड किया, और वो बात क्या थी कि देवास मल्टीमीडिया को हम वाइंड अप करेंगे, दैट मीन्स ख़त्म कर देंगे। देखो मुद्दा क्या है कि 2005 में एक डील साइन होती है, ठीक है, जिसमें इसरो की तरफ से 2 सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हुए थे, एक तो GSAT-6 और एक GSAT-6A, जो कि एस बैंड सैटेलाइट्स थे। ओके, अब इसमें इसरो के साथ में जो डील हुई थी उसमें ये था कि 167 करोड़ रुपए जो है वो इसरो को पे कर दिए जाएंगे, और इससे क्या होगा कि देवास मल्टीमीडिया इन दोनों सैटेलाइट्स को टेक ओवर करके ऑडियो और वीडियो सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी जो मोबाइल फ़ोन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए। अब ये डील हो गई, पर ये डील जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉर्प दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और उसको फिर यूपीए की गवर्नमेंट ने 2011 में कैंसिल कर दिया। और इस कैंसिलेशन की जब बात हुई तब पता पड़ा कि अंदर ही अंदर कुछ घपले हुए हैं, मिसयूज किए गए हैं, और जो लॉज हैं उनको अब्यूज़ किया गया है, एग्रीमेंट्स जो भी होने थे। तो इसमें सीबीआई की भी इन्वेस्टिगेशन होती है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की भी इन्वेस्टिगेशन होती है, और अल्टीमेटली इसको कैंसिल कर दिया, और मुद्दा पहुंच जाता है फिर बाद में एनसीएलटी के पास में, और एनसीएलटी ने ये कहा कि वाकई में फ्रॉडुलेंट मोटिव के साथ में जो देवास मल्टीमीडिया के जो इंडिविजुअल्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने काम किया, और इसमें बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है लॉज को, प्रोसेस ऑफ लॉज को। तो बोले इसके चलते देवास मल्टीमीडिया को वाइंड अप कर दो, और इसी बात को अपहेल्ड कर दिया किसने? एनसीएलटी ने। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो पूरी डिटेल में हमें देखनी थी। कुछ भी और नया बचा हुआ है तो आप देख लेना, वर्ल्ड पेज पे इतना कुछ अट्रैक्टिव था नहीं जिसको हमें देखना हो। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।